जो काकतीय शासनकाल में बताया गया है, फिर इस टाइम पर ना शहरी ज़्यादा जो शहरीकरण था या फिर शहरी की प्रक्रियाएँ बहुत अधिक तीव्र गति से थी। ठीक है, पूरी नगर पत्तन ये सारे जो थे ना नगरों का उदय हो रहा था। मतलब काकतीय शासन काल के दौरान जो नगरों का उदय था वो बहुत ही तीव्र गति से हो रहा था। और यहाँ पर मंदिर भी बहुत थे, धन संपदा भी ज़्यादा थी। ठीक है, व्यवसायी समूह शामिल थे। ठीक है, विकास हो रहा था मंदिर शहरों का। ठीक है, जो जो स्थल थे मंदिरों के, वो तीर्थ स्थल केंद्रों के रूप में बन के उभरे। ठीक है, और राजनीतिक केंद्र में धन के संकेंद्रण थे। मतलब जहाँ पर राजनीतिक केंद्र था, मतलब जहाँ पे केंद्र जो मतलब जहाँ पर शासन, जहाँ पर राजा का शासन था, मेनली जो एक ऐसे एरिया जहाँ पे अंडर में था राजा के, तो वहाँ पे केंद्र भी था, राजनीतिक केंद्र, धन का केंद्र। ठीक है, संचालन भी बहुत अच्छे से होता था। अधिकारी वर्गों में उसके पूर्ण वितरण शहर को जन्म दिया गया। शिल्प कला भी थी, व्यापार की प्रकृति स्थानीय ही रही। और ये हनुमान कंडुपुरा जो प्रारंभिक काकतीय राजनीतिक आधार था, ठीक है, समाजी व्यक्ति के कारण एक बड़ा वाणिज्यिक केंद्र बन चुका था। ठीक है, 10वीं 11वीं शताब्दी से कल्याणी और चालुक्य के अधीन और बाद में काकतीय के अधीन राज्य की पहल ने एक ऐसे केंद्रों का विकास मार्ग प्रशस्त किया। मतलब काकतीय शासनकाल के दौरान भी नगरों का जो उदय था बहुत ही तीव्र गति से हो रहा था। वहाँ पे भी शहरीकरण मतलब व्यापार का एक था कि हाँ भाई व्यापार भी हो रहा था उनके टाइम। ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्यकालीन तक आते आते ही ये शहरीकरण हुआ, नहीं, काकतीय काल के टाइम पे भी उदय होता, ये बताता है कि उस टाइम पे भी नगरों का उदय था, व्यापार होता था, शहरीकरण की थोड़ी बहुत ऐसी उम्मीद थी। ठीक है, केरल में बता रहा है कि केरल ने पश्चिमी देशों के साथ संपर्क विकसित किया। केरल में तो केरल एक मेनली एक देखा जाए तो ये समुद्र तट के इलाके पे होता है, बसता है, तो ये तो जाहिर सी बात है पश्चिमी देशों के बीच ये संबंध रखेगा ही रखेगा। घोषणा पत्र में भी यहूदी ईसाइयों और अरबों के साथ इन्होंने व्यापार कर रखा है। ठीक है, अन्य तट भी उभरे जैसे कि कोलिककड़ू, कोल्लम, ऐसे बहुत ऐसे जो है दक्षिणी एशियाइयों के साथ उन्हें व्यापार किया है। आयात निर्यात भी उन्होंने साथ साथ किया है। अंजुमन एक व्यापार संगठन जिसकी सभी 9वीं 10वीं शताब्दी केरल कर्नाटक पर अक्सर हुआ करती थी। ठीक है, मतलब कि ये जो है एक व्यापार का केंद्र था, संगठन था। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहा था। ठीक है, और फिर जो अभिलेख है 15वीं 16वीं शताब्दी दक्षिण कनारा का हंजामा, उससे पता चलता है कि जो व्यापार समूह थे वो बहुत ही ज़्यादा विद्यमान हो रहे थे। ठीक है, और बताते हैं कि मलयालम क्षेत्र से आने वाले अरबी घोड़े, मतलब इसमें बताया गया कि किस प्रकार से केरल के साथ जो बाहरी लोग थे, तो दक्षिण पूर्व से मतलब पश्चिमी एशिया से जो आते थे, तो वो क्या थे, पश्चिमी देशों से जो आते थे उनके साथ किस प्रकार से उनका संबंध था। ये बताता है, जब मैं शो करवाता है कि अरबी से यहूदियों से इनका क्या था संबंध था, व्यापारी। ठीक है, तमिल क्षेत्र भी एक मतलब प्रारंभिक मध्यकाल में एक अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही चरम सीमा में पहुंच रखा था। ये भी विकास की प्रक्रियाओं में था, कार्यकलाप चल रहा था, व्यापार का शहरी विकास भी हो रहा था। पल्लव पांड्य चोल शासन के कालों में भी इनके प्रलेखों में भी पता चलता है किस प्रकार से यहाँ पे भी जो था व्यापार चल रहा था। ठीक है, तो 6वीं 9वीं शताब्दी में ब्रह्मदेव मंदिर जैसी संस्थाएं भी यहाँ पर थी। मतलब जिस प्रकार से राजा के थ्रू उनको क्या दिया जाता था, ज़मीनें दी जाती थी जिसके अंदर ये कृषि क्षेत्र कार्य पूर्ण करते थे। ठीक है, और सुनियोजित रूप से ये विकास हुआ इनका। नाडू नामक कृषि के ये जो हमने पहले ये पढ़े हैं, नाडू, ब्रह्मदेव मंदिर, सारे उर नाडू है ना, ये सब हमने पढ़ रखे हैं। नगरम के उद्योग ने केवल एक कृषि क्षेत्र के नाडू की विनिमय व्यवस्था में मदद की। ओके, और फिर तत्पश्चात भ्रमणशील व्यापार संगठनों द्वारा चलाए जा रहे लंबी दूरी व्यापार के माल का लाना ले जाना आसान बना दिया किन्होंने, उरनाडू ने। ठीक है, और फिर ये बताते हैं कि तमिल क्षेत्र के विभिन्न चरणों में ये बताता है कि किस प्रकार से तमिल क्षेत्र में व्यापार और शहरीकरण का उदय हुआ। ठीक है, कि किस प्रकार मतलब उरनाडू ने जो नाडू थे किस प्रकार इन्होंने कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाया। ठीक है, और फिर व्यापार का भी इन्होंने ईज़िली बना दिया। वहाँ पे जो नगरम थे, बाज़ार थे, उनको स्थापित करा, मतलब वहाँ पे वो बसें बनाया, बाज़ार को करा, और फिर वहाँ पे आगे चल के व्यापार का केंद्र बनाया इन्होंने। मतलब बहुत ही ईज़ी कर दिया व्यापार करने के लिए तमिल क्षेत्र में। ठीक है,
और फिर पश्चिमी एशिया व दक्षिणी एशिया तक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के वाणिज्यिक गतिविधि जाल में वितरित विनिमय तंत्र के माध्यम से जुड़ गए। ठीक है, और फिर भ्रमणशील व्यापार होने लग गया। जो भ्रमणशील व्यापार संगठन थे उनके हमें अभिलेख से पता चलता है 11वीं शताब्दी में ये ज़्यादा आने लग गए थे। गैर कृषि अथवा शिल्प उत्पादन एवं व्यापार में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विकसित हुए शहरी केंद्रों के केंद्र बिंदु राजकीय केंद्रों के अलावा ब्राह्मण्य मंदिर भी थे और ये भी मुख्य बिंदु के रूप में उभरे। मतलब क्या हुआ कि जो तमिल क्षेत्र के अलावा में ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया गया कि यहाँ पर भी ब्राह्मण्य और मंदिरों की जो संस्था थी वो चल रही थी, व्यवस्था चल रही थी। और फिर क्या हुआ, जो नाडु थे उन्होंने इनको ईजी बना दिया, कृषि व्यवस्था को इन्हें आगे बढ़ाया और फिर आगे करके इन्होंने बाज़ार भी वहाँ पे वो धीरे धीरे बस मतलब बनने लग गए। ठीक है, व्यापार भी होने लग गया हल्का हल्का धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि व्यापार भी एक अलग केंद्र बन गया इनके उदय का। साथ ही साथ जो ब्राह्मण्य और जो मंदिर थे ये भी एक मुख्य बिंदु थे, मुख्य केंद्र थे एक संचालन के रूप में। बल्लपुरम को ये जो है कुछ नाम है, ममल्लपुरम, कावेरीपट्टनम, नागपट्टिनम जैसे बंदरगाह थे जो रांची संसद द्वारा स्पष्ट रूप से प्रोत्साहित राजकीय बंदरगाह थे जो लंबी दूरी के व्यापार का एक प्रमाण बताते हैं कि किस प्रकार से इन्हीं बंदरगाहों से केरल के तटों में से ये व्यापार करते थे। ठीक है, तो जैसे कि नागपट्टिनम से मतलब कि नागपट्टिनम से हमें पता चलता है कि चीन से आने वाला चीन के साथ भी इनका व्यापार था। राज्यकर्मियों का विद्यमान प्रशस्तित थे। चोल शासकों द्वारा चीन के साथ राजदूतों का आदान प्रदान भी होने लगा चोल शासकों के दौरान। ठीक है, ये जो है ना शायद ये बताते हैं कि किस प्रकार केरल का जो व्यापार था वो बाहर के देशों के साथ भी था। तो इनको अब याद कर लेना, बहुत आसान है वैसे याद करने में, इजी है, बड़े ज़्यादा बस थोड़ा बहुत इजी, सबके पीछे एक नया एक सेम नाम है और बाकी आगे अलग है जो बहुत इजी ही है, इसको याद हो जाएगा आपको। दक्षिण पूर्वी एशिया खासकर श्री विजय की और चोलों के राज के अभियान दक्षिणी भारतीय व्यापारी हेतु राजस्व सुविधा जुटाने लक्ष्य में भेजे गए थे। ग्रामीण श्रेणी सर्वप्रथम यह क्षेत्र सुदूर चीन तक वाणिज्य भेद में चीन के साथ इनका व्यापार मेरे हिसाब से ज़्यादा फल फूल रहा था। ठीक है, ब्राह्मण और समूह जो ब्राह्मण समूह थे, ब्राह्मणीय समूह थे, मंदिर केंद्र इनके साथ ज़्यादा उदय हो रहा था। शहरी विकास को इंगित करता है कि ब्राह्मणीय और मंदिरों के साथ इनका ज़्यादा, तो इसी प्रकार बताता है तमिल क्षेत्र कि किस प्रकार से इसके अंदर जो जो मैंने पढ़ा है ये तमिल क्षेत्र के बीच बारे में था। केरल का बहुत छोटा था पर तमिल क्षेत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया गया है। तो यही है कि किस प्रकार से तमिल क्षेत्र में जो था बाहर के देश के साथ और ब्राह्मण्य ही और मंदिर ही ये एक प्रमुख चीज़ थे जो व्यापार दिखा रहे थे, व्यापार को बढ़ा भी रहे थे। और फिर और अलग से जो बाज़ार थे, नगरम थे, वो भी इसके लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार उठाते हैं। और यही ये बता रहे हैं कि उनमें से कुछ प्रशासनिक केंद्र भी थे जिस पर राजनीतिक प्रक्रियाएं और अथवा वाणिज्यिक महत्व भी इन केंद्रों के शहरी लक्ष्य में जुड़ गए थे। तो हम जो शहरीकरण है ये आधा कंप्लीट कर चुके हैं। तो श्रेणियाँ हैं जो नेक्स्ट वीडियो में 10-15 मिनट की वीडियो में इसको मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो प्लीज़ बने रहना मेरे साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू सो मच।